हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में आपने इंटरफेरेंस के बारे में यानी व्यतिकरण के बारे में क्लियर कर चुके हो। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में जो भी कुछ हम पढ़ते हैं उसमें, यानी फेज डिफरेंस पढ़ते हैं, उसमें हम मैग्नीट्यूड ये एम्पलीट्यूड पढ़ते हैं, इंटेंसिटी पढ़ते हैं, फेज डिफरेंस पढ़ते हैं, तो वो सारा का सारा हम मैथमेटिकली भी उसको प्रूव करेंगे। तो आज हम इसका जो व्यतिकरण है उसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर रहे हैं, यानी व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, कोई भी मीडियम ले लीजिए और इस मीडियम में दो वेव्स ले रहे हैं, ठीक है। इन सम मीडियम सपोज टू वेव्स ऑफ इक्वल, जैसे मान लीजिए ये एक वेव्स है यूं इस तरह से लाइक दिस, और टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसीज एंड एम्पलीट्यूड्स A1 एंड A2। तो इस पहले वाली वेव्स का एम्पलीट्यूड मान लीजिए A1 है और दूसरे वाली वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो A2 है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली are emitted from the two coherent sources S1 and S2। incoherent की बजाय हम यहाँ coherent sources ले रहे हैं S1 and S2, and let these waves propagate in the same direction, the phase, ठीक है, दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में, and the phase difference between these waves at the time when they reach a point is say थीटा। किसी भी टाइम पर जब ये पहुंचती हैं तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है यानी कलांतर, वो आपके थीटा है। तो किसी माध्यम में मान लीजिए दो तरंगे हैं, ये दोनों की दोनों तरंगे हैं और ये आपस में यदि यूँ मिलती हैं तो A1 प्लस A2, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव वाला हो गया। यदि अपोजिट डायरेक्शन में होती है ना, दोनों की दोनों यानी आपके सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो इसमें ये वाली प्रोसेस आपके हो जाती है। दोनों तरंगे समान दिशा में संचरित हो रही हैं। समान दिशा का मतलब दोनों एक्स अक्ष में भी हो रही हैं या माइनस एक्स अक्ष में। इसमें हम दो कंडीशन आगे ले लेंगे। तो उसमें ये एक ही दिशा में चलने के कारण इनके बीच में जो कोणों का अंतर है कलांतर, उसके द्वारा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हम ले लेते हैं। तो ये एक सिंपल सा हमने यहाँ एम्पलीट्यूड इसका मैक्सिमम रूप में ले लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव का एक एग्जांपल ले लिया, डिस्ट्रक्टिव का भी ले सकते थे, ठीक है, डायरेक्शन इधर ही रहती, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड था वो माइनस का हो जाता। तो दो तरंगे हैं, इनमें आयाम आपने आवर्तियाँ सेम ले ली, आयाम A1 A2 और कला संबद्ध स्रोत है। कला संबद्ध स्रोत पहले क्लियर किया जा चुका है। ऐसे स्रोत जिसके अंदर उत्सर्जित तरंगों के मध्य जो कला है या कोण है वो समान हो या कलांतर का मान नियत या शून्य हो। तो S1 S2 से उत्सर्जित होती हैं दोनों तरंगें, समान दिशा में संचरित हैं और किसी समय पर दोनों तरंगों के मध्य कलांतर थीटा है। तो ये हमने थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन आपको बताई है। पॉज करके लिखिए, मैथमेटिकल इसको आगे कर। हाँ तो दोस्तों, हमने ये दो तरंगें ली हैं। पहली जो तरंग है वो, उसके लिए जो इक्वेशन है तरंग का, y1 = A1 sin ओमेगा t, y1 = A1 sin ओमेगा t, ठीक है। और जो दूसरी तरंग है उसके तरंग गति का समीकरण, हाँ तो ये फर्स्ट वेव इक्वेशन हो गई। सेकंड वाली वेव इक्वेशन हम ले लेते हैं, y2 = A2 sin ओमेगा t प्लस थीटा। ये क्लियर कर चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट y1 y2 एंड यानी विस्थापन A1 A2 एम्पलीट्यूड है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो आप जानते हो, t टाइम है और थीटा अभी क्लियर किया था फेज डिफरेंस है। फिर ये जो व्यतिकरण है यानी इंटरफेरेंस है, ये किसके नियम को फॉलो करता है, यहाँ हम लेते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी थ्योरी जो लेते हैं उस पर बेसिस है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से फ्रॉम द
थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है ये, ठीक है। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम कूलम्ब्स लॉ में भी यूज में लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में भी यूज में लेते हैं, यहाँ भी यूज में लेते हैं। तो कभी भी आपके दो या दो से ज़्यादा कोई भी वैल्यूज़ हैं उनको आपको ऐड करना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज में ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपके y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2, ठीक है। ये इक्वेशन 3 आ गया। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3, समीकरण 1 और 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो ये आप यहाँ लाइन लिख लेना। और y इक्वल्स टू आ गया a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्लियर। y1 की जगह वैल्यू रख दी, y2 की जगह रख दी। अब दोस्तों ये आप जानते हो साइन a प्लस बी, ये आपके एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है सिंपल सा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में या जनरली एल्जेब्रिक में भी यूज में ले लेते हैं। तो साइन a प्लस बी क्या आ जाएगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, सिंस या चूंकि साइन a प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, एक सिंपल सा आपके फॉर्मूला है जो यूज में अपने मैथमेटिकल फिजिक्स में आता रहता है। अब ए की जगह दोस्तों यहाँ ओमेगा टी है और बी की जगह थीटा है, तो वैल्यू रख देते हैं। और ये आ जाएगा y इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कोस थीटा, ठीक है, प्लस कोस ओमेगा टी एंड साइन थीटा। ये यहाँ हम स्मॉल ब्रैकेट ले लेते हैं बिग ब्रैकेट की बजाय। ये आ गया a2 जो है इस ब्रैकेट से बाहर है, यानी इस पूरे के पूरे टर्म से मल्टीप्लाई है। तो y इक्वल्स टू आ जाता है a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस a2 और साइन थीटा इंटू कोस ओमेगा टी, ठीक है। ये एक सिंपल सी हमने इक्वेशन कर ली। अब देखिए दोस्तों फर्स्ट और सेकंड जो स्टेप है इसमें साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं और इसी के आगे लिख देते हैं। चलो नीचे लिख लेते हैं। तो y इक्वल्स टू आ गया साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया और ये आ गया a1 प्लस a2 कोस थीटा, a1 प्लस a2 कोस थीटा प्लस a2 साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। तो दोस्तों ये जो थीटा वाली फॉर्म है इसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट्स कंसीडर या लेट्स एज्यूम a1 प्लस a2 कॉस थीटा और रिजल्टेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, वो हम ले रहे हैं तो कैपिटल, और a इंटू कॉस फाई, और इसी प्रकार से a2 साइन है ना, a2 साइन थीटा, तो a2 साइन थीटा हम ले लेते हैं a साइन फाई हम ले लेते हैं इनिशियल फेज एंगल यानी प्रारंभिक कला कोण, ये हम फाई ले लेते हैं। क्लियर। अब ये वैल्यू दोस्तों हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी और a कोस फाई, क्लियर, प्लस यहाँ आ गया a साइन फाई कोस ओमेगा टी। तो ये आप देख रहे हो दोस्तों y इक्वल्स टू a कॉमन आ गया, साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाई। ये फिर से यही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं हम, क्योंकि वही ओमेगा टी और फाई है, वहाँ थीटा था यहाँ फाई है, बस इतना ही चेंज है, बाकी और सेम है। तो y इक्वल्स टू आ गया a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये आपके क्या आ जाता है, परिणामी तरंग गति का समीकरण, एक रिजल्टेंट आ गया जो कि क्या है, परिणामी
तरंग गति का समीकरण, द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट वेव प्रोपेगेशन या वेव मोशन, वेव मोशन, ठीक है, द रिजल्टेंट वेव मोशन, इसकी एक ये इक्वेशन है। अब हम दोस्तों इसमें क्या मेज़र करेंगे, एक तो एम्पलीट्यूड लेंगे। एम्पलीट्यूड के लिए ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, और इनको हम थोड़ी इक्वेशन भी लिख लेते हैं। इक्वेशन 3 आ गई, फिर ये आपके दोस्तों इक्वेशन 4 आ गई, ये इक्वेशन 5 आ गई, और ये वाली जो ऊपर आपके इक्वेशन दिखाई दे रही है, ये हम ले लेते हैं दोस्तों इक्वेशन, यहाँ ले लेते हैं इसको 4, और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 5, और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 6, और 5 और 6 की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, तो आपके इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये 7 आ जाएगी। और इक्वेशन जो 7 है वो रिजल्टेंट एक वेव इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। तो फिर हम इसमें ये इक्वेशन और 5 और 6 है, इन दोनों का स्क्वायर करके और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मेज़र कर लेंगे, फिर हम इंटेंसिटी मेज़र करेंगे, और फिर हम एक रिलेशन लेंगे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में। तो ये हम और करेंगे, तो आप पॉज करके लिख सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये आपको द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव मोशन क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मेज़र करेंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरफेरेंस इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस वाला मेज़र करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।